हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है मिडल मैन। ये मूवी एक क्राइम कॉमेडी ड्रामा थ्रिलर मूवी है और साथ ही साथ दोस्तों ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर भी है। मूवी की शुरुआत में हमें 2004 की ह्यूस्टन सिटी की घटना बताई जाती है, जब एक आदमी बंगले से एक बैग बाहर लेकर निकल रहा था। वह आदमी अपने स्टोरी सुनाते कहता है, मेरे बैग में कुछ $1 मिलियन रखे हुए है और मैं ये सारा पैसा लेकर रशियन गैंगस्टर से मिलने जा रहा हूँ। मेरा नाम जैक हैरिस है और ये कहानी है मेरी। आगे हमें ह्यूस्टन सिटी का 1988 का ही समय बताया जाता है, जब जैक हैरिस अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गार्डन में गेट टुगेदर पार्टी अटेंड कर रहा होता है कि जैक खड़ा होकर अपनी जेब से रिंग निकाल लेता है और वो डायना को शादी के लिए प्रपोज करने लगता है। डायना भी बहुत खुश होती है और आगे वो दोनों शादी कर लेते हैं। आगे हमें 1997 की लॉस एंजलिस की घटना बताई जाती है, जब दो दोस्त वैन बेरिंग और डग डॉल्बी अपने घर के रूम में बैठे हुए थे। बग चेयर पर बैठकर कोई वीडियो देखा था, तब वैन उसे कहता है, तुम चेयर क्यों हिला रहे हो। बग और वैन के बीच में इन्हीं बातों को लेकर झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं। ये दोनों ही बचपन के दोस्त होते हैं और एक दूसरे के साथ अक्सर लड़ा करते थे, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ते थे, क्योंकि ये दोनों ही रास्ता खोलने में लगे हुए थे कि ये कौन सा काम करे कि जल्दी से जल्दी अमीर बन जाए। आगे हमें जैक हैरिस को बताया जाता है और उसे उसकी वाइफ कहती है, तुम्हारा दोस्त जिसका लॉस एंजलिस में क्लब है वो अभी बहुत बीमार है, उसलिए उसकी वाइफ सुजन चाहती है कि तुम कुछ दिनों के लिए लॉस एंजलिस चले जाओ और तुम्हारे दोस्त का पूरा बिजनेस देखो और वहाँ पर तुम्हें तुम्हारे दोस्त के लॉयर जेरे से बात करनी होगी। आगे जैक अपने दोस्त की हेल्प करने के लिए ह्यूस्टन से लॉस एंजलिस के लिए निकल जाता है। इसी समय बग भी एक ऑफिस में जॉब क्या कर रहा था अपना घर का रेंट देने के लिए। अब रात में बग और वेन दोनों अपने घर पर होते हैं और वेन बग से कहता है, इंटरनेट पर ऐसा क्या है जो हमें एंटरटेनमेंट नहीं कर पा रहा है। यदि तुम इंटरनेट पर कोई भी एडल्ट मूवी देखते हो तो वो काफी बोरिंग होती है और लो क्वालिटी होती है, इसलिए लोग एंजॉयमेंट नहीं कर पाते। लोगों को कुछ वैरायटी चाहिए, कुछ नया चाहिए। मैंने कुछ एडल्ट मूवी देखी है पर वो काफी बोरिंग थी, काफी लो क्वालिटी थी। बग कहता है, मैं सारी बातें सुन रहा हूँ लेकिन इनमें तुम्हारा पॉइंट क्या है। वैन कहता है, हम कुछ मैगजीन के फोटो लेंगे जिनमें लड़कियां बिना कपड़ों के होगी, हम उन फोटो को इंटरनेट पर डालेंगे और कुछ पैसा कमा लेंगे। ये सुनकर बग कहता है, तुम्हारा आइडिया तो काफी जबरदस्त है और इससे हम जल्दी अमीर भी बन सकते हैं। बग कहता है, तुम चाहते हो कि लोग इंटरनेट पर हमारा कंटेंट देखे और फिर वो चेक बनाकर तुम्हें चेक भेजे तुम्हारे घर पर। वैन कहता है, हाँ, या तो वो मनी ऑर्डर भेजेंगे या फिर मुझे चेक से पैसे भेजेंगे या तो फिर और तरीके से लाइक क्रेडिट कार्ड से पैसे भेज सकते हैं। ये सुनकर बग कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए हमें पैसे कैसे भेजेंगे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका कोई प्रोग्राम अभी तक नहीं बना है कि कोई कंप्यूटर पर क्रेडिट कार्ड स्वाइप करेगा और पैसे तुम्हारे अकाउंट में आ जाएगा। ये कहते कहते ही बग चुप हो जाता है और वो इस बारे में सोचने लगता है कि लोग हम तक डायरेक्ट पैसे कैसे भेज सकते हैं। आगे बग कहता है, प्लीज 15 मिनट तक मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं कुछ कर रहा हूँ। बग रॉकेट साइंटिस्ट था इसलिए उसे प्रोग्रामिंग आती थी और 15 मिनट में ही बग एक प्रोग्राम लिख देता है जिसके जरिए ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन किया जा सकता था। ये वही टेक्नोलॉजी थी जो उस समय वीजा, पेपल और अमेजन ने डेवलप कर दी थी। तो दोस्तों, ये उस समय की घटना बताई जा रही थी जब ऑनलाइन पेमेंट करना बहुत मुश्किल हुआ करता था। यदि किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना था तो क्रेडिट कार्ड के जरिए नहीं किया जा सकता था। सिर्फ कुछ ही कंपनी के साथ ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो वो पेमेंट रिसीव कर सकते थे। प्रोग्राम बनने के बाद वैन बग से कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कि बजट बचेगा और हमारे पास पेमेंट रिसीव हो जाएगा। बग कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसा ही। हमें हमारी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन चार्ज कितना रखना है। वैन कहता है, मुझे लगता है $10 रखना चाहिए। बग कहता है, नहीं, हम $9.99 रखेंगे। साइकोलॉजिकली इतना पेमेंट करते हुए लोगों को बेटर लगेगा। ये सुनकर वैन कहता है, हाँ ठीक है। आगे पेमेंट की प्रोग्रामिंग करवाए बग को 4 से 5 दिन बीत चुके थे, पर एक दिन रात में अचानक कंप्यूटर में बजर की आवाज आती है। वह आकर देखता है तो किसी ने उनकी वेबसाइट पर $9.99 का पेमेंट किया था। आगे वो अगला पूरा दिन अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड को देखते बजर बार बार बदल रहा था और उनकी वेबसाइट का सब्सक्रिप्शन कई लोग ले रहे थे। बग कहता है, तुम्हें पागलपन जैसा नहीं लग रहा है। तब वैन कहता है, नहीं, ये लोग हमारे सब्सक्राइबर है और अब हम सचमुच अमीर बनने वाले हैं। आगे वैन बग को कहता है, हम $7,000 के ऊपर पहुंच चुके। ये सुनकर बग कहता है, ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ है, हमें और मैगजीन खरीदना चाहिए ताकि हम लड़कियों की पिक्चर लेकर उन्हें वेबसाइट पर अपलोड कर सके। तब वैन कहता है, नहीं नहीं, अब ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें फ्रेश कंटेंट चाहिए होगा, जो कंटेंट हमारा खुद का बनाया हो, ना कि किसी मैगजीन से लिया हुआ।
आगे बक और वेन एक क्लब में जाते जिसे निकिता सोकोलॉव नाम का आदमी चलाया करता था, जो कि वेस्ट कोस्ट का एक रशियन गैंगस्टर था। पर गार्ड उन्हें बॉस के पास ले जाने से मना कर देते हैं। इस बात को सुनकर वेन उन पर गुस्सा करने लगता है और उन्हें बुरा बुरा बोलने लगता है। तब तब आकर गार्ड उन दोनों को मारते हुए निकिता सोकोलॉव के पास ले जाते हैं। तब निकिता नाम का वो गैंगलॉर्ड अपने पास से गन निकालकर वेन के ऊपर अड़ा देता है और उसे सवाल करता है, तुम यहाँ पर क्यों आए? तब वेन कहता है, हम बस आपके क्लब में नाचने वाली लड़कियों के फोटो खींचना चाहते हैं बिना कपड़ों के, जिससे हम प्रॉफिट कमाएंगे और हम आपको भी प्रॉफिट शेयर करेंगे। ये सुनते ही निकिता नाम का वो आदमी कहता है, तो ये बात तो तुम्हें मुझे पहले बतानी थी। आगे वो दोनों क्लब में निकिता नाम के उस आदमी को अपने दिल समझाते हैं और वो निकिता को राजी कर देते हैं उसके क्लब में नाचने वाली लड़कियों के फोटो लेने के लिए, जिसके बदले वो लोग प्रॉफिट का 25% निकिता को देने वाले थे। आगे बक और वेन क्लब में काम करने वाली लड़कियों के वीडियो बनाने लगते हैं और उन वीडियो को अपनी साइट पर अपलोड करने लगते हैं, जिससे उनके सब्सक्राइबर लगातार बढ़ रहे थे और वो लोग उन वीडियोस को देख रहे थे। जल्दी उनकी वेबसाइट पर कई सब्सक्राइबर जुड़ पहुंच गए थे और वेबसाइट को हैंडल करने के लिए उन्हें कुछ सर्वर की जरूरत पड़ने लगी थी। अब वेन और बक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बिजनेस को कैसे हैंडल करेंगे। आगे बक और वेन दोनों लास वेगस के लिए निकल जाते हैं ताकि वहां पर जाकर वो अपने बिजनेस को बड़ा कर सके, क्योंकि एक महीने से भी कम समय में उन दोनों ने अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बना लिया था और वो अपनी वेबसाइट से एक दिन के $25,000 तक भी कमा रहे थे। दूसरी तरफ जैक हैरिस भी अपने फ्रेंड के क्लब को अच्छी तरह से चला रहा था। एक दिन जैक एयरपोर्ट पर था, तभी उसे उसकी वाइफ का कॉल आता है। तब जैक की वाइफ कहती कि मैं भी लॉस एंजलिस आता हूँ तुमसे मिलने के लिए। तब जैक कहता है, बिल्कुल मत आना, क्योंकि मैं लॉस वेगस में हूँ। मेरे फ्रेंड के वकील जेरी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। उसका कहना था कि कोई बिजनेस है जिसमें उसे मेरी हेल्प चाहिए। आगे जैक जेरी नाम के उस लायर से मिलने गोल्फ क्लब में जाता है। तब जेरी कहता है, मैं पहले तुम्हें स्टोरी सुनाता हूँ जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा। मुझे मेरे एक फ्रेंड का कॉल आया था। उसने मुझे बताया कि दो आदमी हॉट रॉक होटल में छुपे हुए हैं। उन दोनों को किसी लीगल एडवाइस की जरूरत है। उन दोनों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया था, पर उन्हें नहीं पता था कि वो किस मुश्किल में फंसने वाले हैं। कुछ ही महीनों में उन्होंने काफी सारे पैसे कमा लिए और वो लोग लॉस वेगस में आ गए। कुछ तब जैक जेरी से पूछता है, तो उनके पार्टनर कौन थे? जेरी कहता है, उनका पार्टनर कोई रशियन गैंगलॉर्ड है जो कि एलए में रहता है। उसका नाम निकिता है शायद। ये नाम सुनकर जैक कहता है, निकिता सोकोलॉव, वो आदमी तो पागल है, वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। जेरी कहता है, निकिता और उसके आदमी ने लॉस वेगस में आकर इन दोनों की खूब पिटाई की। ये दोनों कुछ एडल्ट पिक्चर इकट्ठा करके उसे इंटरनेट पर डाला करते थे और कुछ ही महीनों में इन दोनों ने मिलियंस ऑफ डॉलर इस काम से बना लिए थे। ये सुनकर जैक कहता है, तो फिर मैं काम नहीं कर सकता, मेरे बच्चे और मेरी वाइफ भी है, मेरी एक हैप्पी फैमिली है। तब जेरी कहता है, मेरी बात को समझो, क्या हॉलीवुड में काम करने वाले बड़े बड़े डायरेक्टर भी बुरे हैं? क्या उन्हें भी तुम एडल्ट फिल्म मेकर बुलाते हो? इसलिए मैं तुम्हें ऐसी वैसे मूवी बनाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इस बिजनेस को समझने की बात बोल रहा हूँ। जैक समझ गया था कि उसे सिर्फ रशियन गैंगलॉर्ड से बात करके मामले को सुलझाना है और वैन और बक की प्रॉब्लम सॉल्व करवा के जेरी कुछ पैसा कमाना चाहता था। आगे जैक वैन और बक से मिलने होटल में उनके रूम में जाता है। आगे बक जैक से कहता है, तुम देख रहे हो हमारी क्या हालत हो चुकी है, उन रशियन गैंग के लोगों ने हमें आकर खूब मारा। और आगे जैक बक को समझाता है, तुम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया, तुमने एक बिजनेस स्टार्ट किया जिससे 2 महीनों में ही तुमने मोटा पैसा कमाया, पर तुमने अपने रशियन पार्टनर को जो प्रॉमिस किया था वो तुमने पूरा नहीं किया। तुमने बिजनेस अच्छा बनाया है पर तुम लोगों को बिजनेस करना नहीं आता। तुम दोनों ने तो ऐसा तरीका ढूंढा है जिससे दुनिया में कहीं भी बैठा आदमी तुम दोनों को पैसा पे कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड के जरिए और तुम उसे अपना प्रोडक्ट दुनिया में कहीं भी बेच सकते हो। बट कहता है, हाँ बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं, ये हमारे आइडिया था। जैक कहता है, तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, तुम इस आइडिया से लॉन्ग टर्म में पैसा कमा सकते हो, बस हमें इस लेन देन को थोड़ा सुविधाजनक बनाना होगा। तब बक कहता है, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तब जैक कहता है, मान लो कुछ लोग अपने घर के बेसमेंट में कैमरास लेकर लड़कियों के साथ कुछ वीडियो शूट कर रहे हैं और वो लोग उन वीडियो को एडल्ट साइट पर अपलोड करते हैं। दुनिया में दूसरी जगह पर बैठा आदमी उस साइट पर जाकर उस वीडियो को देखता हो और उसके लिए वो क्रेडिट कार्ड से अपना पेमेंट करता हो। तो बताओ, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में उस वेबसाइट का नाम क्या आएगा? जरूर ऐसी साइट का कोई बुरा नाम रखा गया होगा। और जब उस आदमी की वाइफ क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखेगी तो जाहिर सी बात है उन दोनों के बीच लड़ाई होगी और देश में डिवोर्स के केस बढ़ जाएंगे। हमें पेमेंट का नाम ऐसा रखना चाहिए जैसे 24/7billing.com। किसी को उसका मतलब पता नहीं होगा और वेबसाइट पर विजिट करने वाले भी सेफ रहेंगे। और जब कोई हमारी वेबसाइट के थ्रू कंटेंट प्रोवाइडर को पेमेंट करेगा
तो हम उसमें से 10% रख लेंगे और कंटेंट प्रोवाइडर को बाकी का पैसा दे देंगे। हम बस एक मिडिल मैन होंगे जो कंटेंट प्रोवाइडर और व्यूअर के बीच में होंगे। ये सुनकर बक कहता है, तो तुम कहना चाहते हो कोई भी कंटेंट प्रोवाइडर जो एडल्ट कंटेंट बनाता है हम उसका कंटेंट बेचने में हेल्प करेंगे और जो भी उससे पैसा मिलेगा उसका 10% हम रख लेंगे। ये तो लिमिटलेस है, हम सोच में नहीं सकते कि हम इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। इन सारी बातों को सुनकर बक जैक से सहमत हो जाता है। तब बक कहता है, हम अब जेरी का क्या करेंगे, वो भी हमारे साथ शामिल होना चाहता है। तब जैक कहता है, मैं जेरी को देख लूंगा और हमें उन रशियन लोगों से भी निपटना है। जैक ने बक और वैन के साथ डील कर ली थी। आगे जैक जेरी के घर पर जाकर उसे $2 लाख देते हुए कहता है, ये पैसा तुम रख लो और वैन और बक के साथ तुम्हारी जो भी डील हुई है उससे आउट हो जाओ। तब जेरी कहता है, लेकिन मैं क्यों आउट हूँ? जैक कहता है, वो दोनों आदमी पागल है, इसलिए जितना पैसा हो सके वो लेकर तुम अलग हो जाओ। जेरी भी जैक के हाथों रशियन लोगों से वैन और बक को बचाकर वैन और बक के पैसों में हिस्सेदारी चाहता था, पर जैक ने $2 लाख देकर जेरी को इस डील से अलग कर दिया था। जेरी से डील करने के बाद जैक उस रशियन गैंगलॉर्ड से बात करता है। तब निकिता नाम का रशियन गैंगलॉर्ड जैक से $4 लाख की मांग करता है, पर जैक उन्हें $4,50,000 देने के लिए तैयार हो जाता है। आगे डील करने के लिए निकिता इवान नाम के रशियन आदमी को जैक के घर पर भेजता है और इवान घर में आते ही जैक से उसका पैसा मांगता है। घर के अंदर बक और वैन भी मौजूद थे और जैक के बच्चे का फोटो वहाँ पर देखकर जैक को धमकी देता है। तभी वहाँ पर और आदमी आ जाते हैं जिन्हें जैक ने बुलाया था, जो आदमी जैक के साथ क्लब में बाउंसर का काम किया करते थे। उन्हें देखकर इवान नाम का वो आदमी शांत हो जाता है और वो चुपचाप जैक की बातें सुनने लगता है। जैक उन्हें पैसा दिखाते कहता है, ये तुम्हारा $4 लाख है और इसमें $50,000 ज्यादा है, जो भी तुम लोगों को प्रॉब्लम हुई है उसके लिए। ये सुनकर इवान कहता है, हाँ ये ठीक है, डील पक्की हुई। तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जेम्स नाम का आदमी जो कि जैक का दोस्त था, वो इवान को एक जोरदार पंच मारता है और जेम्स जैक को कहता है, इसने तुम्हारे बेटे को मारने की धमकी दी थी, ये पंच इसलिए इसे मारा। पंच खाने के बाद भी इवान नॉर्मल रहने की कोशिश करता है और वो कहता है, कोई बात नहीं। इवान वहीं पर जैक से बातें करते करते जैक की आंखों के सामने गिर जाता है। जेम्स इवान को चेक करता है तो वो मर चुका था। इवान की बॉडी देखकर वो सभी डर जाते हैं और आगे जैक के कहने पर वो इवान की बॉडी को बोट के जरिए समुद्र में फेंक देते हैं। आगे वैन जैक से पूछता है, अब हम क्या करेंगे? तब जैक कहता है, हम कुछ नहीं करेंगे और ना ही हम किसी को कुछ बताएंगे। अगर निकिता हमसे सवाल करेगा तो हम उसे यही कहेंगे कि हमने इवान को सारा पैसा दे दिया था और इसके बाद अगर वो भाग जाता है तो उसमें इनका कोई लेना देना नहीं। और अगले दिन जैक अपनी फैमिली से मिलने लॉस एंजलिस जाता है और तब भी जैक इसी बारे में सोचता रहता है कि उसके हाथ एक मर्डर हो गया है। अगर जैक वापस आता है तभी वहाँ पर उसे उसका दोस्त जेम्स मिलता है, जहाँ पर निकिता सोकोलोव अपने आदमी के साथ खड़ा हुआ था। निकिता जैक को देखकर उसे अपने गाड़ी में आकर बैठने के लिए कहता है। तब जैक चुपचाप निकिता की गाड़ी में आकर बैठ जाता है और निकिता के लोग गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आगे निकिता गाड़ी में जैक से पूछता है, मुझे इवान के बारे में बताओ, वो कहाँ पर है? वो तुमसे पैसा लेने आया था, तब तुम लोगों के बीच क्या हुआ था? तब जैक कहता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने उसे पैसा दिया, उसने कुछ ड्रिंक की और वो हमसे हंसते हंसते बातें करके वहाँ से चले गया। और निकिता गुस्सा होकर जैक से कहता है, ना मुझे पैसा मिला और ना ही इवान लौटकर वापस आया। निकिता अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह पर रोककर जैक को गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी वहाँ पर जेम्स और उसके आदमी पहुंच जाते हैं और वो निकिता के आदमी पर गन लगा देते हैं। बदले में निकिता के आदमी भी उस सभी पर गन लगा देते हैं। तब जैक अपने दोस्तों को गन नीचे रखने के लिए कहता है और जैक निकिता से कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम पैसों के लिए आए हो, मुझे नंबर बताओ, तुम्हें कितना पैसा चाहिए? तब निकिता कहता है, मुझे जितना पैसा दिया रहता था मुझे उसका डबल चाहिए हर महीने, और अगर तुमने मुझे इवान के बारे में झूठ बोला है तो मैं तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे फ्रेंड सबको मार दूंगा। ये कहकर निकिता अपने आदमी के साथ वहाँ से निकल जाता है। अपनी फैमिली के बारे में धमकी सुनकर जैक डर चुका था, पर जैक आगे अपना काम जारी रखता है और वो अपनी कंपनी के लिए एक वेयर हाउस ले लेता है, जहाँ से वो लोग 24/7 बिलिंग कंपनी का काम शुरू करते हैं, जहाँ पर हर मंथ उनके साथ 20 नए कस्टमर जुड़ जाया करते थे जो कि एडल्ट मूवी बनाने का काम किया करते थे। और कंटेंट बनाने वालों को पता चल चुका था कि वो लोग क्रेडिट कार्ड के जरिए लोगों से ऑनलाइन पेमेंट भी ले सकते हैं। ये बात पता चलते ही और भी कंटेंट क्रिएटर उनके ऑफिस में आने लगते हैं और वो जल्दी अपने खुद की बिल्डिंग ले लेते हैं 24/7 billing.com को चलाने के लिए। जैक की फैमिली लाइफ भी अच्छी हो चुकी थी क्योंकि हर बार वो घर आता था तो उसकी वाइफ काफी खुश होती थी क्योंकि हमेशा ही जैक के घर में कुछ न कुछ नए गिफ्ट और चीजें आया करती थी। अब जैक को उस कंपनी को चलाते हुए 5 साल पूरे हो चुके थे और 24/7 billing.com कंपनी भी बड़ी हो चुकी थी। अब उनकी कंपनी बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करती थी
थी, बड़ी लाइफ स्टाइल जीती थी। एक ऐसी पार्टी में जैक की मुलाकात ऑड्री डॉन्स नाम की लड़की से होती है और ऑड्री को देखते ही जैक उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। आगे जैक और ऑड्री आपस में बातें करते हैं। जैक कहता है तुम्हें भी हमारे साथ काम करना चाहिए। तब ऑड्री कहती है नहीं, मुझे अकेले काम करना पसंद है, इसलिए मेरी अलग वेबसाइट है और मुझे पहले भी लोगों ने अप्रोच करके मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं लोगों की वेबसाइट के लिए काम नहीं करती। आगे जेरी वेन और डेप को डेनिस जेड नाम के आदमी से मिलवाता है और वेन और बर्ग डेनिस जेड के साथ एक और वेबसाइट ओपन करने की डील कर लेते हैं और इस बारे में वो लोग जैक को कुछ नहीं बताते। दूसरी तरफ जैक भी अपना ज्यादा से ज्यादा समय ऑड्री के साथ बिताने लगा था और ऑड्री और जैक के बीच अपने शुरू हो गया था। आगे जैक और ऑड्री एक हॉर्स रेस में जाते हैं, तभी वहाँ पर एक वेटर आकर जैक को सर्व करती है और वो कहती है ये आपके लिए निकिता सोकोलोव ने भेजा है। जैक वहाँ पर निकिता को देख लेता है और वो निकिता से बात करने के लिए निकिता के पास चला जाता है। तब निकिता जैक को कहता है मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारा 2 FBI ऑफिसर पीछा कर रहे। तब निकिता उन ऑफिसर को देखकर कहता है तुम्हें कैसे बताओ मेरा पीछे कर रहे। तब निकिता कहता है क्योंकि उस FBI ऑफिसर के पीछे मेरा आर्मी खड़ा हुआ है और उसने उन FBI ऑफिसर को बात करते हुए सुना है तुम्हारे बारे में। आगे निकिता वहीं पर बेटी ऑड्री को देखकर उसे हाय कहता है। तब जैक कहता है क्या तुम इसे जानते हो? तब निकिता कहता है हाँ, वो मेरे क्लब में डांस किया करती थी। आगे जैक ऑड्री के पास जाता है और ऑड्री जैक से पूछती है क्या तुम निकी को जानते हो? जैक कहता है हाँ, कुछ साल पहले मैंने उसके साथ बिजनेस किया था। ऑड्री कहती है मैंने भी, पर निकिता की लायर की वजह से मैंने अपना सारा पैसा गंवा दिया था। उस लायर का नाम जेरी हैगरेटी था। ये सुनकर जैक सब कुछ समझ जाता है और आगे जैक जेरी के घर में जाकर उससे कहता है तुम निकिता के लायर रह चुके हो और तुमने मुझे इन सब में फंसाया है। वो इवान नाम की आर्मी को तुमने मेरे घर पर भेजा था पैसा लेने के लिए। हमें निकिता को $2 लाख पे करने थे, पर उसने हमसे $4 लाख मांगे थे। वो इवान नाम का आदमी तुम्हारा सेटअप था। ये सुनकर जेरी कहता है तुम मैंने इसमें क्या गलत किया? तुमने तो इस बिजनेस से करोड़ों रुपए कमाए हैं और तुमने मुझे इस पार्टनरशिप से छोटी सी रकम देकर निकाल दिया, जबकि तुम मेरी वजह से इस बिजनेस में आए हो। तुमने करोड़ों कमाए हैं और तुमने उस इवान नाम के आदमी को भी मार दिया। ये सुनकर जैक कहता है तुम्हारा मतलब क्या है? जेरी कहता है वो तुम्हारे पास पैसा लेने आया और उस दिन के बाद से वो गायब है। जैक कहता है मैंने किसी को नहीं मारा और ऐसा कहकर जैक वहाँ से चला जाता है। जैक आके ऑड्री के घर पर आता है। तब ऑड्री उससे कहती है तुम्हें पता है आज क्या हुआ? आज मुझसे मिलने 2 FBI ऑफिसर आए थे। ये सुनकर जैक अचंभित होकर पूछता है लेकिन क्यों? तब ऑड्री बताती है वो दोनों आए थे और वो मुझसे बोलने लगे कि तुम्हारी वेबसाइट पर कई सारे टेररिस्ट ग्रुप के लोग विजिट करते हैं और टेररिस्ट को तुम काफी पसंद हो। आगे वो ऑर्डर को बताते हैं जर्मनी के हैम्बर्ग में एक टेररिस्ट छिपा हुआ था जो तुम्हारी वेबसाइट पर विजिट करता था और उसने अफगानिस्तान में छिपे एक टेररिस्ट को तुम्हारी वेबसाइट की लिंक भेजी और इसी तरह अफगानिस्तान वाले ने पाकिस्तान में एक टेररिस्ट को लिंक भेजी। इस तरह से तुम्हारी वेबसाइट के लॉगिन को ट्रैक करके नेवी ने पाकिस्तान के टोरा बोरा में छुपे हुए एक आतंकी का पता लगा लिया और उसकी लोकेशन पता लगते ही फाइटर प्लेन भेजकर उस लोकेशन को उड़वा दिया। ये सारी बातें सुनकर जैक को अजीब लगता है कि कैसे 23 साल के कैडर स्टार अमेरिकन गवर्नमेंट के इतने बड़े मिशन में काम आई। दूसरी तरफ बक और वैन दोनों भी बहुत परेशान थे क्योंकि डेनिस जेड के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने जो नई वेबसाइट बनाई थी उस पर डेनिस जेड ने नाबालिग लड़कियों के एडल्ट वीडियो डाल दिए थे और बक और वेन इस बात के लिए परेशान थे क्या उन्हें जेल जाना पड़ सकता है क्योंकि ये अमेरिका में क्राइम था और अब वो उस कंटेंट को वेबसाइट से हटा भी नहीं पा रहे थे। वेन और बक बाहर निकलते तभी ऑफिस में काम करने लगे उन दोनों को कहती है FBI वाले यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर वैन और बक और डर जाते कहीं उसकी गलती के कारण तो FBI वाले नहीं आए, पर FBI वाले जैक से किसी और टॉपिक पर डिस्कस करने आए थे। FBI ऑफिसर कट कहता है टेररिस्ट लोगों को कुछ स्पेसिफिक कंटेंट पसंद है जैसे कि लड़की का लड़की के साथ इंटीमेट होना और उन्हें मिलिट्री थीम पर बनाया हुआ कंटेंट भी पसंद है, यानी एडल्ट स्टार आर्मी के कपड़े पहनकर वीडियो शूट करे। इसलिए तुम्हें ऑर्डर की वेबसाइट पर एक नया सेक्शन बनाना चाहिए जिस पर पेमेंट करने की अलग मेथड हो और ये सब करके हम और से और ज्यादा टेररिस्ट तक पहुँच सकते हैं। जैक कहता है हाँ बिल्कुल, यदि आप लोगों को जरूरत है तो मैं गवर्नमेंट की जरूर हेल्प करूंगा। जैक उन्हें बे ऑफिसर से डील के लिए हाथ मिलाता है और दूसरे ऑफिसर बैठे बेन और बब्बे ये देख रहे थे और उन्हें लगता है कि जैक FBI के साथ मिलकर उन्हें पकड़वाना चाहता है उनकी वेबसाइट पर अंडरएज कंटेंट डालने के लिए। पर जैक को अभी तक भी नहीं पता चला था कि बेन और बक ने क्या गड़बड़ी कर दी। आगे बक और बेन जेरी के पास जाकर उसे अपनी प्रॉब्लम बताते है कि उनके नाम से जो डोमेन नेम खरीदा गया था
उस पर डेनिस रेड नाम के उनके पार्टनर ने अंडरएज कंटेंट डाला, यानी 16 साल से कम उम्र की लड़कियों की एडल्ट मूवी डाली। ये सारी बातें सुनकर जेरी कहता है ये तो तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है, तुम्हें अपने पापे डिलीट करना चाहिए और डेनिस से बात करना चाहिए। तब बक कहता है तुम्हें हमारे पास उसे मिलाने के लिए लाए थे, इसलिए तुम्हें उससे बात करना चाहिए। तब जेरी कहता है पहले तो तुम लोगों को मुझसे रिस्पेक्टफुली बातें करना चाहिए, तभी मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकाल पाऊंगा। इसके लिए तुम्हें मुझे अपने कंपनी में एक छोटा सा शेयर देना होगा। तब बक कहता है तो हम तीनों पार्टनरशिप कर लेते, हम तीनों साथ में काम करेंगे और जैक को पार्टनरशिप से किसी तरह से बाहर निकाल देंगे। आगे जेरी वेन और बक के साथ बात करते हुए जा रहा था, तब जेरी उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने मुझे पिछली बार अपनी पार्टनरशिप से साइडलाइन कर दिया था। तभी जेरी वेन की उंगली मोड़ देता है और जेरी उन दोनों को डराते हुए अपनी गन दिखाते हुए कहता है मुझे इस बार तुम दोनों धोखा मत देना, नहीं तो तुम दोनों को मैं खत्म कर दूंगा। डरकर वेन और बग जेरी को सब कुछ बता देते हैं कि कैसे एक्सीडेंटली उनके हाथों इवान नाम का रशियन गैंगस्टर मारा गया था और उन लोगों ने उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया था। जैक के खिलाफ ये सारा सच जानकर जेरी और पावरफुल पोजीशन में आ जाता है। दूसरी तरफ जैक का एक एम्प्लॉय जैक को बताता है मैं कुछ वेबसाइट देख रहा था और तभी मैंने डेनिस रेड नाम के आदमी की वेबसाइट पर विजिट किया और इस वेबसाइट का डोमेन बक और वेन के द्वारा दिया गया है और इस वेबसाइट पर अंडरएज एडल्ट कंटेंट डाला जा रहा है। ये सुनते ही जैक गुस्सा होकर वेन और बक के पास जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है। तब बक कहता है इसमें हमारी कोई गलती नहीं, डेनिस रेड नाम के आदमी ने ये सब किया है। तब जैक डेनिस रेड नाम के उसी आदमी के घर पर जाता है जहां पर पार्टी चल रही थी और जैक डेनिस रेड को पकड़कर वहीं पर मारने लगता है और जैक वहां से जाने लगता है। तभी पार्टी के बीच में जैक की नजर वहीं पर एक लड़की पर पड़ती है जो दो लड़कों के साथ थी और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि ऑड्री थी। आगे जैक अपने घर पर आता है, तभी वहाँ पर ऑड्री आती है। जैक थोड़ा परेशान था और वो ऑड्री से कहता है यहाँ पर मुझे अपनी फैमिली के साथ होना चाहिए था। कभी कभी हम जिंदगी के एक बात को भूल जाते हैं और वही बात हमें याद दिलाता है कि हम जिंदगी में क्या गलत कदम रख रहे हैं। तो ऑड्री कहती है मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत काम कर रही हूँ, पर मुझे लगता है तुम बिल्कुल बेकार आदमी हो। मेरे साथ रहते हुए भी तुम अपनी फैमिली के बारे में सोचते हो, अपनी वाइफ से बात करते हो, मुझे तो तुम्हारे साथ होना भी नहीं चाहिए था। ये सब सुनकर जैक कहता है तुम्हारे सामान पे के तुम यहाँ से निकल जाओ। तब ऑड्री जैक से सॉरी कहती है कि वो उससे ऐसा बिहेव कभी नहीं करेगी, पर जैक उसे जाने के लिए कहता है और ऑड्री कांच का गिलास जैक की तरफ फेंकते हुए वहाँ से निकल जाती है। जैक को समझ आ गया था कि ऑड्री एक एडल्ट स्टार थी, वो अपना काम छोड़कर घरेलू महिला की तरह उसके साथ कभी नहीं रह सकती थी। अब रात में जैक सोया होता है, तभी उसे एफबीआई ऑफिसर कर्ट का कॉल आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जैक मिलने के लिए जाता है, तब कर्ट उसे बोलता है 2 रात पहले हमने अफगानिस्तान में कई सारे टेररिस्ट को मार गिराया और ये सब हो पाया है तुम्हारी वजह से, तुमने हमारे इस काम में हेल्प की, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें वार्न करके तुम्हारी हेल्प करूं। हमारे एक इन्वेस्टिगेटर ने कंफर्म किया है तुम्हारे पार्टनर के नाम पर लिए गए डोमेन की एक वेबसाइट पर अंडरएज गर्ल का कंटेंट अपलोड किया गया है और इस अपराध में तुम लोग जेल जा सकते हो। जैक कहता है तुम अच्छी तरह जानते होंगे उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। कर्ट कहता है लेकिन तुम्हारे पार्टनर्स कहाँ थे? कुछ महीने पहले एक बाउंसर को पकड़ा गया था, वो ड्रग्स लेकर ड्राइव कर रहा था। उससे पूछताछ करने पर उसने इवान नाम के आदमी के बारे में बताया जो तुम्हारे घर में 5 साल पहले मारा गया था। मुझे और हमारी गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता इवान जैसे आदमियों के मरने से, लेकिन हमारे देश में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करना बहुत बड़ा अपराध है। यह सब सुनकर जैक कहता है तो मुझे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं टाइम में पीछे तो नहीं जा सकता, मुश्किल से निकलने के लिए तुम्हें कोई रास्ता ढूंढो। ऐसा कहकर कर्ट वहाँ से चला जाता है। तभी जैक को उसकी वाइफ डायना को कॉल आता है और डायना रोते हुए बोलती है वो लोग बच्चे को ले गए। डायना के घर आकर कुछ नकाबपोश लोग बच्चे को लेकर निकल गए थे। आगे जैक वापस लॉस एंजलिस में आता है, तभी उसे निकिता का कॉल आता है और निकिता कहता है जैक तुम्हारा बच्चा मेरे पास है, मैं तुमको आज रात कॉल करके बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। तब जैक कहता है तुम्हें जो चाहिए वो मैं दे दूंगा, पर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। आगे निकिता के आदमी वहाँ पर वो बच्चा लेकर आ जाते हैं जिसे किडनैप किया था। बक और वेन भी वहाँ मौजूद थे और वो उस बच्चे को देखकर कहते हैं ये जैक का बच्चा नहीं है, ये तो उसकी हाउसकीपर का बच्चा है, ये बच्चा मैक्सिकन है। वैन और बात वहाँ से जाने लगते तभी निकिता उनको रोककर कहता है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं पर रहोगे। मैं जैक को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो उस बच्चे के लिए हमें पैसा जरूर देगा। अब रात में जैक उस बच्चे को बचाने के लिए अपने घर से पैसा लेकर निकल जाता है
आगे जैक वो पैसा लेकर निकिता की बताई हुई जगह पर पहुंचता है। तब जैक देखता है वहाँ पर जेरी, बक और वैन पहले से मौजूद थे। तभी निकिता वहाँ पर बच्चे को लेकर आ जाता है और जैक उसे पैसों का बैग दे देता है। निकिता वो बैग खोलकर पैसा देखने लगता है। तब जैक उस बच्चे को कहता है तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तब निकिता अपने आदमी को उस बच्चे को बाहर जाने की इजाजत दे देता है। आगे निकिता जैक से पूछता है तुमने इवान को क्यों मारा। तब जैक कहता है मैंने किसी को नहीं मारा, वो बस एक एक्सीडेंट था। इवान ने मेरी फैमिली के लिए धमकी दी थी, तब गुस्से में आकर मैंने बाउंसर में उस पर हाथ उठा दिया था। ये सुनकर निकिता का आदमी जैक को जोरदार पंच मारता है। तो वहाँ बेटा जेरी कहता है ये सब बाद में कर लेना, पहले इससे पेपर पर साइन करवा लो। आगे जेरी जैक को पेपर देता है साइन करने के लिए और जेरी कहता है इन पेपर्स में लिखा है जो बिजनेस तुम्हारा है वो अब से मेरा, निकिता का, बक और वैन का हो जाएगा। तब जैक साइन करने लगता है और उसे एफबीआई ऑफिसर कर्ट की बात याद आती है। तब जैक ने उसे कहा था मैं समय में पीछे नहीं चल सकता, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। तब कर्ट ने उसे कहा था तुम्हें जंगल से निकलने पे रास्ता ढूंढो और जैक को रास्ता दिखाई दे रहा था। जैक जेरी से पूछता है जेरी क्या मैं पेपर में पिछले साल की डेट डाल सकता हूँ? अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं इस साल के काफी सारे टैक्स देने से बच जाऊंगा। इतना सारा पैसा तुम्हें देने के बाद अब मेरे पास और पैसा नहीं है टैक्स भरने के लिए। तब जेरी कहता है हाँ तुम ये कर सकते हो, पर मुझे नहीं लगता इससे तुम्हें कुछ फायदा होगा। तब जैक साइन करने के बाद पिछले साल की डेट पेपर्स पर डाल देता है। तभी निकिता अपने गन पर साइलेंसर लगाकर जेरी पर फायर कर देता है और जेरी वहीं मारा जाता है। निकिता कहता है इस आदमी ने मुझे हमेशा धोखा दिया है, ये बिल्कुल भी विश्वास करने लायक नहीं था। आगे निकिता जैक से कहता है अगली बार से तुम कोई पार्टनर चुनो तो संभल कर चुनना, इन कुछ सालों में मेरा तुमसे काफी फायदा हुआ है, अब चले जाओ यहाँ से। आगे जैक वहाँ से निकल जाता है और बाहर जेम्स के पास वो बच्चा था। वो तीनों ही खुशी खुशी उस बच्चे को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। जैक बच्चे को लेकर घर पहुँचता है तब उसकी हाउसकीपर बच्चे को देखकर काफी खुश होती है। दूसरी तरफ वैन और बक को एफबीआई ऑफिसर कट ने अरेस्ट कर लिया था। तब वैन और बक कट को बताने लगते हैं कि जैक ने इवान को मरवाकर उसे समुद्र में फेंकवा दिया था। तब कट कहता है तुम्हें इवान के केस के लिए अरेस्ट नहीं किया गया है, बल्कि तुम्हें अपनी साइट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी दिखाने के केस में अरेस्ट किया गया है। तब वैन कहता है इन सब में तो जैक भी हमारे साथ शामिल था। तब कट कहता है हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसे जैक ने साइन किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार जैक ने 6 महीने पहले ही अपने सारे शेयर बेच दिए हैं। उस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 6 महीने पहले ही जैक तुम्हारी कंपनी पर मालिकाना अधिकार खो चुका था, तो जैक के इन्वॉल्वमेंट हम इस केस में साबित नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर वैन को समझ आ गया था कि कॉन्ट्रैक्ट में जैक ने 6 महीने पहले की डेट क्यों डाली थी। आगे जैक अपनी वाइफ से मिलता है और ये मूवी यही खत्म हो जाती है। बक और वैन के खिलाफ एविडेंस मिल गए थे, इसलिए उन्हें चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए 5 साल की सजा सुनाई जाती है। निकिता सोकोलोव अमेरिका से भाग गया था और माना जाता था वो मॉस्को में जाकर रहने लगा था और बिना जैक को छोड़ने के बाद भी अपना एडल्ट स्टार वाला काम जारी रखा था। और डी के बारे में पता चलने के बाद भी डायना जैक को डिवोर्स नहीं देती और वो दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए।